इसमें आपसे संबंधित ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो ये जो कृषि बिल है, दो तो एकदम डायरेक्ट किसानों से ही संबंधित हैं, एक कमोडिटी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, तो इससे ऑर्गेनिक फार्मिंग में कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ प्रगति होगी, कुछ आपको लग रहा है कि कुछ आशाएं बढ़ेंगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग के रेट्स आपको अच्छे मिल जाएंगे? बिल्कुल। अच्छा, किस तरह से वो मिलेंगे? नहीं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें हम जी, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, क्योंकि जब एक व्यापारी या हम कहें कि जो खरीदने वाला है, हमारे किसान के जो भी उपज करेगा उसको खरीदने वाला है, तो उसमें उसको भी उतनी ही जानकारी होगी क्योंकि वो कैसे पैदा कराना चाहता है या कैसी फसल लेना चाहता है। जैसे ऑर्गेनिक फसल की मैं कॉन्टेक्ट करता हूँ किसी से, तो वो उसको भी जानकारी, क्योंकि व्यापारी को भी जानकारी होगी, या मेरी मिट्टी की वो टेस्टिंग कराएगा या मेरी फसल की टेस्टिंग कराएगा, तो वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक पेच ये आता है ऑर्गेनिक ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कि जैसा आपने अभी कहा कि जो व्यापारी है कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो भी आपको नॉलेज देगा इसका, लेकिन जब हम देखते हैं बाज़ार में और बाज़ार की मंशा को देखते हैं, तो विशेषज्ञों का कुछ कहना है कि भाई वो व्यापारी जो है उसको इससे कोई फ़ायदा नहीं, मतलब नहीं, आपकी मिट्टी 2 साल 3 साल बाद क्या होती है, वो इतनी तो सोच रखेगा कि भाई 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, कॉन्ट्रैक्ट है आपसे, या 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तब तक तो आपकी खेती ज़मीन का वो ध्यान रखेगा, लेकिन और वो चाहेगा कि आपकी ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा उपज दे दे। लेकिन विशेषज्ञों का ये कहना है कि भाई जो खेती होती है वो चेंज होती रहती है, कि एक फसल के बाद दूसरी फसल जो है उसी तरह की नहीं लेनी है, दूसरी तरह की लेनी है, फिर तीसरी फसल चौथे तरह की लेनी है। जैसे अभी ये बता रहे थे यहाँ पर कि ये जो सरसों का जो पंखुड़ियाँ ये गिर रही हैं, ये भी एक खाद का रूप लेती है, और जो ईख है वो ज़्यादा शक्ति खींच लेती है ज़मीन में से। बिल्कुल। तो ये कैसे बैलेंस करेंगे आप लोग कि भाई व्यापारी तो कहेगा मेरी ईख ही उगा दो आप, और पूरे सीज़न उसने पूरे साल ईख ही उगा दी या 4-5 साल तक ईख ही लगवा दी, तो उर्वरक शक्ति तो ख़त्म हो जाएगी आपकी। तो ये कैसे आप लोग बैलेंस करेंगे उसके साथ? नहीं, इसमें यही चीज जो जानकारी की मैं बात कर रहा हूँ, और मैंने अभी स्टार्टिंग जानकारी से ही करी, कि सबसे जरूरी है कि गवर्नमेंट की तरफ से जब तक फसलों के बारे में जानकारी नहीं होगी कि भाई हम सीजन के हिसाब से ये फसल बोएंगे, हम मान लो मूंग की फसल करते हैं गर्मियों में, तो मूंग की फसल कितनी उर्वरक क्षमता होती है, यदि हम उसी को फली तोड़ के और यदि उसी को उसमें खेत में हम उसको जुतवा देते हैं, तो उसकी न्यूट्रिशंस की जो जमीन में कमी होती है, जो हमारी खाद की और चीजों की, तो कई ऐसी फसल हैं, अड़र है, मूंग है, तिल हैं, और भी बहुत ऐसी फसलें हैं कि जो खेती की उपज को बढ़ाती हैं। जैसे हम सरसों की भी बात कर रहे हैं, काफी हद तक ये भी लाभदायक होती है, और दूसरी फसल हम जब सरसों के बाद बोते हैं तो वो अच्छी पैदा देती है। तो ये चीजों की जानकारी को हमें बढ़ाना होगा। सबसे पहली चीज है कि किसान को जानकारी ही नहीं है। ये कौन देगा ये जानकारी? ये मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट की जो, जैसे हमने यूरिया को पब्लिश किया था, थर्ड कोई ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड कोई पार्टी ये करे, चाहे वो गवर्नमेंट करे, ये नहीं, गवर्नमेंट ही करे। जब बिल लेके आ रही है तो गवर्नमेंट उस चीज को बताए कि हमारे हिंदुस्तान को आज जरूरत क्या है। पंजाब सबसे ज्यादा जो धान और गेहूं और ये चीजें जो मोटी फसलें हैं वो पंजाब पैदा करता है, और जब पंजाब पैदा करता है तो वो सारे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं जाती है, बाहर एक्सपोर्ट भी होती हैं चीजें। तो ये चीज़ जब पंजाब से आगे चीज़ें चलती हैं, तो पंजाब में अब सबसे ज़्यादा जो दवाइयों का या इनका पेस्टिसाइड का जो चलन चला है, पंजाब से चला है, और आज बीमारी भी सबसे ज़्यादा पंजाब में है। जी बिल्कुल सही बात है। जब बीमारी क्यों है? आज हम अपने जो पैदा कर रहे हैं वो खाने के लिए कर रहे हैं, हम बीमारी के लिए थोड़ी कर रहे हैं। आज पर पेस्टिसाइड का चलन इतना चल गया है कि आज जो भी फसल हम पैदा कर रहे हैं कि यदि पेस्टिसाइड ना लगे तो फसल ही पैदा नहीं होती है। इसीलिए ऑर्गेनिक को हमने प्रेफरेंस देना शुरू किया। पिछले 2-4-5 साल में जो ऑर्गेनिक की तरफ जो हमारा ध्यान जा रहा है वो इसीलिए जा रहा है क्योंकि हम ऑलरेडी जो ह्यूमन नेचर को नुकसान सबसे ज्यादा हो रहा है, चाहे उसमें पशु भी हैं चाहे हम हैं, तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान हम ही को हो रहा है सबको। और यदि हम जो गलत खाएंगे और पेस्टिसाइड से खाएंगे तो हमें सबसे ज्यादा नुकसान सभी को होगा। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, तो आप किस तरह से, अभी आपकी क्या कल्पना है कि यार कोई अगर कोई इंडस्ट्री आती है, कोई व्यापारी आता है, कॉर्पोरेट आता है, तो आप किस तरह से उस कॉर्पोरेट फार्मिंग को अमली जामा पहनाएंगे? देखो, इसमें सबसे जो अच्छी बात मैं देख रहा हूँ जी, इसमें अच्छी बात यह है कि जब कोई कानून बनता है या कोई नई व्यवस्था बनती है तो उसे चलने में थोड़ा समय लगता है जी। एक साथ व्यवस्था कोई भी डेवलप नहीं होती है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपका 25 से 30 बीघे का खेत है और भविष्य में और भी बढ़ेंगे आपके खेत,
ठीक है, तो उसको किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट आप क्या अपने को सिक्योर करके रखोगे आप? नहीं, मेरा जो मानना है कि यदि मैं कॉन्ट्रैक्ट से करता हूँ और मुझे कोई कंपनी आके कहती है कि हम ऑर्गेनिक मतलब फसल लेना चाहते हैं या ऑर्गेनिक हमारी फसल कर दो, तो मैं प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक करना चाहता हूँ, मैं भी ऑर्गेनिक खाना चाहता हूँ, तो मुझे उससे बेनिफिट होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट आके मेरे से कॉन्टैक्ट कर रही है। तो एक तो मुझे भागना नहीं पड़ेगा। आज मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे आप लोगों से कम्युनिकेशन बनाना पड़ रहा है जी। मैं आज बेचने लगूं, आप कितने किलो गोभी खरीद लेंगे? आप घर के लिए 2 किलो गोभी खरीद लेंगे। मैं समझ गया वो पर मेरा डायरेक्ट जब गोभी कंसेप्ट समझ गया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी आपके दिमाग में क्या हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का होना चाहिए? देखो, कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशंस हैं वो लचीली होंगी भी। जब मैं जमीन कर रहा हूँ या आज मैं बिजनेस की बात करता हूँ, मैं उसी बात उसी को मैं कर रहे हैं, खेती किसानी में क्या कॉन्ट्रैक्ट आपके फेवर में क्या क्या हो सकती है? हाँ, अब मैं आपको बिल्कुल लॉजिकली इस बात को बताऊंगा, क्योंकि एज ए कॉन्ट्रैक्टर भी मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आज एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम करता हूँ और मेरे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं जी, फैसिलिटी मैनेजमेंट का जो मैं काम करता हूँ, तो मेरी अलग अलग कंसर्न से अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है जी। ठीक है, एज पर उनकी रिक्वायरमेंट जी, जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंगली मेरे कॉन्ट्रैक्ट हैं जी। अब यदि हम इस चीज से डरेंगे कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करेंगे या हमसे हमारी जमीन कर, ये हमारी कहीं ना कहीं भूल है। किसान इस चीज पे कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, तो वो मतलब जेन्युइन नहीं समझता मैं इसको कि वो डरना चाहिए उनको। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिंपल है कि भाई हमने इतने साल, 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मान लो भाई मेरी ये खेती है, तो 1 साल के लिए ही बाध्य होगा और उसकी टर्म्स कंडीशन हम बैठ के तय करेंगे, नहीं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकता। यदि मेरी आवश्यकता है जब तो और आपकी आवश्यकता है, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तभी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। चलिए, आप बैगन उगाते हैं जी, हम बैगन क्या कहते हैं कि आप बैगन उगा रहे हैं, कोई कंपनी आपके पास आती है और कहती है आपके 25 बीघे में हमें बैगन चाहिए, ठीक है, तो आप क्या एज्यूम करते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का होना चाहिए? हाँ, अब मुझे पता है कि यदि मैं बैंगन बोता हूँ तो मेरे एक जो बीघे में जी, हेक्टेयर की बात नहीं कर रहा मैं, बीघे की बात करता हूँ अभी, तो 1 बीघे में मान लो मेरे 1 साल में जो मतलब जो एक सीजन में जो बैंगन उतरेगा वो मेरा ये मान लो 25,000 का उतरेगा, ठीक है, या 30,000 का उतरेगा, ठीक है। मुझे पता लग गया कि मेरा 30,000 का बैंगन उतरता है, ठीक है, क्योंकि मैं बैंगन की खेती कर रहा हूँ। अब मुझे पता है 30,000 का उतर रहा है और मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, या तो मैं एडवांस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि मुझे एडवांस पेमेंट करेगी कंपनी, या मुझे किस्तों में पेमेंट करेगी, ये हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। ऐसा तो है नहीं कि वो आ गया और मेरी खेती में से घुस के मेरे से जबरदस्ती बैंगन ले जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब मुझे पता है कि मैंने पिछली साल 25,000 के बैंगन बेचे जी, तो मैं कॉस्ट अपने की 25,000 लगाऊंगा कम से कम, कोशिश करूंगा कि मैं 30,000 में उससे कॉन्ट्रैक्ट करूँ। मेरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन गई कि भाई मेरी 30,000 में उसने कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है जी। तो कॉन्ट्रैक्ट में उसने कह दिया कि भाई मैं 6 महीने पहले इतने पेमेंट, मतलब 1 महीने में इतने करूंगा, 2 महीने में जितनी जाती रहेगी फसल जाती रहेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करेगा। यदि 1% डिस्प्यूट होता भी है तो फसल तो मेरी है जी, फसल तो कॉन्ट्रैक्टर की नहीं है जी। यदि वो कहीं बेईमानी करने की कंडीशन करता है और मेरे को टाइम से पेमेंट नहीं करता है जी, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा जी। यदि वो कोर्ट में भी जाता है तो मैं उसके लिए डिपेंड करूंगा, भी ये मेरी पेमेंट कर दे, फसल ले ले जी। जैसे आपने ये बताया कि भाई कुछ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है आपकी कॉन्ट्रैक्टर के साथ, तो भाई आप अपनी खेती किसानी की जो फसल है वो बेच देंगे और पैसा वहाँ से ले लेंगे, तो आप सेफ साइड में हैं। लेकिन वो उधर भी जा सकता है, एसडीएम के पास भी डिस्प्यूट भी हो सकता है, तो उस स्थिति में कई रीजन हो सकते हैं। तो इसी के लिए गवर्नमेंट को इस चीज को और सोचना चाहिए और इसके ऊपर प्रॉपर कानून बनना चाहिए। गवर्नमेंट ने तो एसडीएम तक बोल दिया है। एसडीएम से देखो, एसडीएम तक आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो एसडीएम बना सकते हैं जी। पर डिसीजन ये नहीं है कि किसी को जेल कर दे दें या किसी पे पनिशमेंट लगा दें, उसके लिए कानून होना अनिवार्य है। किसान को इतनी अपनी बात कहने का आजादी होनी चाहिए कि भाई वो कम से कम अपनी बात को किसी प्लेटफॉर्म पर पूरी तरीके से रख सके और उस पर उसके प्रति निर्णय हो सके। एक कानून होगा तो उसके फेवर में कहीं ना कहीं वो चीज जाए। हम कानून पे भी पहुंच जाते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे भी पहुंच जाते हैं। तो जो हम अपनी व्यवस्था देख रहे हैं आज़ादी के बाद से, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और के जो न्याय व्यवस्था भी देख रहे हैं, तो बहुत आशाजनक तो लग नहीं रही है। और जो पीछे जो आपका प्रतिवादी है वो आपसे ज़्यादा मजबूत होगा, वो कोई शहर का या ज़िले का व्यापारी तो होगा नहीं, वो तो एक बड़ा व्यापारी होगा। नहीं, यदि हम इस कानून की बात करते हैं
तो इसका कानून का जो प्रारूप हो इस पे भी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा और हमें भी सोचना पड़ेगा। जब हम उनसे डिमांड कर रहे हैं कि इस कानून हो तो कानून फास्ट ट्रैक की तरह होना चाहिए किसान के लिए। जैसे फास्ट ट्रैक कानून, जैसे एसडीएम की बात कर रहे हैं तो एसडीएम के अंदर ही ये कानून हो, एसडीएम पे ही अथॉरिटी हो या किसी भी लेवल पे अथॉरिटी हो। यदि डिस्प्यूट है और उसको कानून के आधार पे यदि आता है तो उसके लिए किसान के लिए अलग होना चाहिए। यदि ये उसमें चला गया, सिविल में चला गया और चीलों में चला गया तो किसान तो पीछे 10 साल तक लड़ता रहेगा, किसान तो थक जाएगा। जैसे आपने अपनी ये कहा कि कानून के बारे में जी कि भाई पॉजिटिवली देखें, एपीएमसी जो बनाया गया था वो भी जो नेहरू जी की भी और शास्त्री जी की भी सोच थी कि भाई किसानों को उसका वाजिब दाम मिल जाए। एमएसपी भी उसको लेके आए थे ये लोग कि भाई दाम मिल जाए, किसी तरह से किसान सुरक्षित हो। लेकिन एपीएमसी में हम देखते हैं वो आड़तियों के बीच में कहीं ना कहीं परेशान रहा। अब शोषित शब्द बड़ा हो जाता है लेकिन हम ये कह देते हैं परेशान हो जाता है। उसको ये भी नहीं पता पड़ता कि मंडी में कितनी फसल आ गई है, वो फसल लेके जाता है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आया तो वो सही चीज़ों पे था, वो सही सोच के साथ आया था। लेकिन जो भ्रष्ट लोग हैं उन्होंने उस की नेगेटिविटी को उभार के उसको एक ग्रुप बना के चीज़ों को शोषण करना और परेशान करना शुरू कर दिया। इसी तरह से ये भी एक सही चीज़ में आया है, कोई दो राय नहीं, गुड़ी दिखाई देता है एक नज़रिए से। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। जैसे आपने कहा भाई कोर्ट एसडीएम की नहीं होनी चाहिए, कोर्ट हायर लेवल पे होनी चाहिए। अब एक किसान अपनी खेती किसानी देखे, बच्चों को देखे, अपने को देखे या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाता हुआ घूमे, तो इन सब चीज़ों का भी एश्योरेंस किसान को होना चाहिए। नहीं देखो, अब आप इस चीज को समझ पा रहे हो और आप कह भी रहे हो। अब हमें इस बात को इस तरीके से समझना चाहिए कि जब कोई भी कानून बन रहे हैं तो इम्प्लीमेंटेशन होने में टाइम लगेगा, उसके रिजल्ट भी आएंगे। हो सकता है कि आज अच्छे के लिए ही तो गवर्नमेंट ने कर रही है। आपका ये कहने का मतलब है कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सही है, कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है। क्यों? लेकिन एसडीएम की अदालत से ज्यादा हायर अथॉरिटीज होनी चाहिए जो आप लोगों की सुनवाई कर लें। अभी जो हम शुरुआत करी थी हमने कि जानकारी, किसान को जानकारी कैसे हो कि ये गेहूं ही क्यों बोए। जब यहाँ गेहूं की जगह पे और फसलें हो सकती है, शिमला मिर्च हो सकती है, गाजर बहुत अच्छी हो सकती हैं और बहुत फसलें हैं कि जो हो सकती हैं, वो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उसके पीछे रीजंस क्या हैं? किसान क्यों नहीं कर पा रहा है? इस बात को समझने को तैयार नहीं है हम एक फसल पे, गन्ने पे डिपेंड हो गए। एक क्षेत्र होगा पूरा गन्ना 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 हो गया, मिल की कैपेसिटी नहीं है गन्ना ले पाए, तो उसका क्या होगा? या तो गन्ना खेत में चढ़ेगा या मिल लेगी नहीं, तो फिर क्या करेगा किसान? उसको खेत में जोतेगा। अभी जैसे पीछे लॉकडाउन में भी इस तरह की स्थिति आई है। मेरा कहना सिंपल है कि जैसे ही ये चीजें बढ़ेंगी, कॉन्ट्रैक्ट से बढ़ेगी तो फसलों की गुणवत्ता में अंतर आएगा, खेती की गुणवत्ता में अंतर आना है निश्चित। तो ये कानून तो बहुत पहले आने चाहिए थे कि जिससे हर किसान को ये पता चले कि मैं क्या क्या फसल बो सकता हूँ। ठीक है, अरे गेहूं में कितनी मेहनत है और दूसरी फसलों में कितनी मेहनत है, धान में कितनी मेहनत है। आप यदि धान की मेहनत को देखो, यदि गवर्नमेंट या कोई जो जितने व्यापारी लोग हैं, किसान की यदि असली मेहनत को देखें कि कितनी मेहनत लगती है, तो उस बात को समझ पाओगे कि उसके और ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। कि जानकारी नहीं है। अब जानकारी नहीं है तो हमारी जमीन का पानी भी कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि धान की फसल कर रहा है वो किसान, जबकि गवर्नमेंट ने इस चीज पे थोड़ा सा समझा। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज आनी चाहिए, इस तरह की किसान के फेवर में आनी चाहिए। कुछ चीजें हैं जो कानून में बदलाव की आवश्यकता होनी चाहिए, किसान को सहूलियत मिलनी चाहिए। सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है, अकाउंट में चली जाती है। इसमें सिलेंडर के छोड़िए, आप इसमें क्या सुझाव देना चाह रहे हैं कि वर्तमान कानून में क्या संशोधन होने चाहिए? वर्तमान कानून में जो मेन जो संशोधन की स्थिति मुझे लगती है, जो मेरा अपना मानना है, जो मैं प्रैक्टिकली देख भी रहा हूँ, किसान को सबसे पहले होता है कि बीज। ठीक है भाई, उसे बीज कैसे अवेलेबल हो। ठीक है, तो यदि वो गेहूं का यदि बीज लेने जाता है, गेहूं बेचता है 18 रुपए किलो, एमएसपी के अकॉर्डिंगली भी हमें यदि बात है 18-19 रुपए किलो, और जब बीज खरीदने जाता है तो 50 रुपए किलो खरीदने जाता है। क्यों मिलता है उसे 50 रुपए किलो? उसे व्यवस्था हो कि उसे 10 रुपए किलो मिले।